हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेटा हैंडलिंग इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री लेक्चर सीरीज की ये फर्स्ट वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी रेफर्स टू हाउ क्लोज अ मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू और एक्सेप्टेड वैल्यू। तो बेसिकली आपने कोई मेजरमेंट किया है और मेजरमेंट करने के बाद आपको कोई एक मेजर वैल्यू पता चली और इसकी जो थ्योरेटिकल एक्चुअल या ट्रू वैल्यू है उससे अगर वो एक दूसरे से काफ़ी क्लोज है तो वो एक एक्यूरेट वैल्यू होगी। जैसे कि आपने कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया, कोई मेथोडोलॉजी यूज़ किया और उसके थ्रू आपने कोई मेजरमेंट किया, मेजरमेंट करने के बाद कोई मेजर्ड वैल्यू आई और वो जो मेजर्ड वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू से क्लोज है, तो हम बोलेंगे कि ये इंस्ट्रूमेंट या ये मेथोडोलॉजी एकदम एक्यूरेट आंसर बताती है। एक एग्जांपल से समझते हैं। आपके पास एक बॉइलिंग वाटर है और आपने उसका टेम्परेचर मेज़र किया ये एक थर्मोमीटर के थ्रू, और थर्मोमीटर ने टेम्परेचर बताया 100.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट पानी का 100.0 है। तो एक एरर है 0.2 डिग्री सेल्सियस जो कि काफ़ी कम है। तो हम कह सकते हैं कि ये थर्मोमीटर काफ़ी एक्यूरेट आंसर बताता है, क्योंकि यहाँ पर जो मेजर्ड वैल्यू है वो 100.2 है और जो एक्चुअल ट्रू वैल्यू 100.0 है, दोनों एक दूसरे से काफ़ी क्लोज हैं। तो रिजल्ट थर्मामीटर से एक्यूरेट आए हैं। दूसरी टर्म है प्रिसीजन। इट रेफर्स टू हाउ क्लोज मल्टीपल मेजरमेंट आर टू ईच अदर रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, फॉर एग्जाम्पल आपने वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन परफॉर्म की HCl वर्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड और आपकी 3 रीडिंग आई। तीनों की तीन रीडिंग आपकी एक दूसरे से काफ़ी क्लोज हैं। फॉर एग्जाम्पल एक का है 10.3, एक है 10.4, एक है 10.5। तीनों रीडिंग एक दूसरे से काफ़ी क्लोज हैं और उसका एक्चुअल आंसर फॉर एग्जांपल 9.5 है। तो 9.5 से तीनों काफ़ी दूर हैं, लेकिन तीनों वैल्यू, तीनों आंसर आपके टाइट्रेशन से एक दूसरे से क्लोज आए हैं। तो हम कह सकते हैं आपका आंसर प्रिसाइज है। एक्यूरेट तो नहीं है बट प्रिसाइज है, क्योंकि जो ट्रू वैल्यू 9.5 उससे काफ़ी दूर है आपका आंसर। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं इसको। मान लीजिए एक वेइंग बैलेंस है और इसमें वेइंग बैलेंस से मेजरमेंट किया आपने और एक का आंसर है एक बार 2.503, एक बार आंसर है 2.504, एक बार आंसर है 2.502, एक बार आंसर है 2.503 ग्राम। चारों आंसर आपके एक दूसरे से काफ़ी क्लोज हैं, 2.5 के आसपास हैं, जबकि हो सकता है इसका जो एक्चुअल ट्रू आंसर है वो 2.6 है, जो कि इन चारों आंसर से काफ़ी दूर है। तो आपका आंसर एक्यूरेट तो नहीं है बट आपका आंसर प्रिसाइज है, क्योंकि चारों केसेस में जो आंसर आया है वो आपका लगभग एक दूसरे के आसपास आया है। थोड़ा और इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं एक्यूरेसी को और प्रिसीजन को। एक गन से शॉट किया और शॉट करने के बाद पांचों के पांचों गन शॉट आपके जो बुल्स आइज के अंदर हैं, बुल्स आइज के एकदम क्लोज हैं। पांचों आंसर, पांचों के पांचों टारगेट एक दूसरे से क्लोज भी हैं। तो आपका आंसर हाईली एक्यूरेट भी होगा, हाईली प्रिसाइज भी होगा। एक्यूरेट क्यों होगा? क्योंकि पांचों के पांचों टारगेट बुल्स आइज के अंदर हैं और पांचों के पांचों टारगेट आपके एक दूसरे से क्लोज भी हैं। दूसरा देखते हैं। इस केस में पांचों टारगेट एक दूसरे से क्लोज तो हैं लेकिन बुल्स आइज से काफ़ी दूर हैं। तो क्योंकि सब एक दूसरे से क्लोज हैं तो ये हाईली प्रिसाइज तो हो गए बट एक्यूरेसी नहीं है इसमें। तो जैसे कि एक ऐसा हो सकता है कि गन की अलाइनमेंट में कुछ प्रॉब्लम है और जो शूटर है जब वो शूट करता है तो अलाइनमेंट की खराबी होने की वजह से पांचों के पांचों टारगेट बुल आइज से दूर गए लेकिन सब एक दूसरे से क्लोज आए। तो पॉसिबिलिटी है कि गन की अलाइनमेंट में प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है, पांचों के पांचों टारगेट एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं और बुल्स आइज से भी काफ़ी दूर हैं। इसका मतलब आपका जो टारगेट जो शॉट किया गया है वो बहुत ही कम एक्यूरेसी के साथ है, बहुत ही कम प्रिसीजन के साथ है। चलिए बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। Significant figures are the digit in a measurement that are known with certainty plus one estimated digit. Significant figures का मतलब है कि आपके पास कोई नंबर है, उसमें जितने भी डिजिट हैं उसमें से कौन कौन से अपने आप में इम्पोर्टेंस रखते हैं। अब चाहे वो नंबर आपके सर्टेन हो चाहे अनसर्टेन हो, आपको दोनों को ही इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, सर्टेनिटी प्लस वन एस्टिमेटेड डिजिट। फॉर एग्जांपल एक फ्रूट सेलर है और उसने अपने नॉर्मल मैनुअल स्केल से एप्पल्स को वे किया, 1.5 किलोग्राम आपको पॉलीथीन में पैक करके दे दिया।
फिर आप इसको जब एनालिटिकल बैलेंस से वे करते हैं और आपने पाया उसका वज़न 1.512 किलोग्राम है। अब ये लास्ट के जो डिजिट्स हैं ये मैनुअल स्केल में नहीं आए थे बट एनालिटिकल बैलेंस में आ गए हैं। तो लास्ट के जो डिजिट्स हैं ये आपके अनसर्टेन है, जो लास्ट डिजिट है वो आपका अनसर्टेन है, जो कि सिर्फ एनालिटिकल बैलेंस से ही आया था, वेइंग बैलेंस से, मैनुअल बैलेंस से नहीं आया था। थोड़ा और दूसरे एग्जांपल्स को लेकर चलते हैं। एक वॉल्यूम है 11.2 ml, तो जो 11 है वो सर्टेन है और लास्ट का जो डिजिट है वो 2 है, वो अनसर्टेन है। फॉर एग्जांपल आपने एक बीरूट ली और बीरूट से आपने जो वॉल्यूम यूज़ किया टाइट्रेंट का या फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड का, वो 11.2 है। अब उसमें इशू होता है कि जो मेनिस्कस है वो अपर देखना है, ये लोअर मेनिस्कस देखना है या मिड देखना है, ये इशू होता है। तो बट आपने रिपोर्ट किया 11.2, तो ये 0.2 के या जो 2 जो है या जो यूनिट 1 डेसिमल प्लेस पर जो नंबर है 2, उसमें हमेशा अनसर्टेनिटी रहेगी और हमेशा एक +-1 की एरर रहेगी। तो इसीलिए नंबर की जो वैल्यू है जो आपने 11.2 रिपोर्ट किया है, आपका आंसर 11.1 से लेके 11.3 के बीच में होगा। तो अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी लास्ट डिजिट में, यानी कि जो आपका यूनिट डिजिट होता है उसके अंदर। जैसे कि एक नंबर है 237, तो इसमें जो 7 है वो आपका यूनिट डिजिट है, तो उसमें +-1 की एरर हमेशा होगी। तो आपका आंसर 236 से लेकर 238 के बीच में कहीं होगा। तो आप सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में अब कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करोगे, तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं। पहला क्या रूल है, नॉन ज़ीरो डिजिट आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर हो हमेशा सिग्निफिकेंट होगा। जैसे एग्जांपल में देखो 123.45, इसमें कोई भी ज़ीरो नहीं है, तो पाँचों के पाँचों डिजिट आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। तो इस नंबर में जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो है 5। सिमिलरली 12.34 में कोई भी ज़ीरो नहीं है, 4 डिजिट हैं, तो चारों के चारों आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। सेकंड रूल है, ज़ीरोज़ बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। अगर दो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में कोई ज़ीरो आ जाता है तो उसको आप सिग्निफिकेंट कंसिडर करेंगे। जैसे कि 102.3, तो 0, 1 और 2 के बीच में है, तो आप लेकिन उसको कंसिडर करोगे। तो यहाँ पे इस नंबर में 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ऐसे ही 102.03, यहाँ पर 2 ज़ीरो हैं और इन बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट में हैं, लेकिन आप उसको कंसिडर करोगे तो इस नंबर में 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। रूल नंबर 3, लीडिंग ज़ीरो जो होते हैं, जो कि बिफोर होते हैं आपके नॉन ज़ीरो डिजिट के, उसको हम सिग्निफिकेंटली कंसिडर नहीं करते। जैसे कि इस केस में 0.045, इसमें जो ज़ीरो है वो 4 और 5 से पहले है, उसको आप कंसिडर नहीं करोगे सिग्निफिकेंट, उनका कोई रोल नहीं है, कोई उनकी प्रायोरिटी नहीं है। तो यहाँ पे इस केस में 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे और वो डिजिट हैं आपके 4 और 5। सिमिलरली इन केस ऑफ 0.0305, इस केस में आपके जो 3 डिजिट हैं 3, 0 एंड 5, ये सिग्निफिकेंट डिजिट ही बेसिकली आपके इन्वॉल्व होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो ओवरऑल 0.0305 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। नेक्स्ट रूल, ट्रायलिंग ज़ीरो इन डेसिमल नंबर आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल 23.00, इस केस में 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, क्योंकि जो ज़ीरो आया है वो डेसिमल के बाद आया है। तो अगर एरर की अगर मैं बात करता हूँ, लास्ट डिजिट में एरर हो सकती है, तो वो एरर क्या होगी 23.01, और इससे कम करें तो 22.99। तो इसीलिए जितने भी ट्रायलिंग ज़ीरो होते हैं उसको हम कंसिडर करते हैं अगर वो डेसिमल नंबर में है तो। सिमिलरली 18.000 में 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। रूल नंबर 5, ट्रायलिंग ज़ीरो इन होल नंबर विदाउट डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे कि अगर नंबर है 5000, तो इसमें सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है और वो सिग्निफिकेंट डिजिट है 5। लेकिन अगर डेसिमल लग गया, 5000 डॉट डेसिमल लग गया, तो अब इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे ज़ीरो अब काउंटेबल है, सिग्निफिकेंट हैं, मैटर रखते हैं। तो इसलिए ये चारों के चारों आपके सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। और 5000 डॉट के अंदर जिसमें एक डेसिमल प्लेस है ज़ीरो के बाद, उस केस में आप चारों डिजिट को सिग्निफिकेंट फिगर में कंसिडर करोगे। नेक्स्ट है मेजरिंग विद सिग्निफिकेंट फिगर। अगर आपको मेजरिंग करना है एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, तो किस तरह से काम करेगा। तो सबसे पहला है आपका
एक लिक्विड लेवल है, एक ब्यूरेट है जिसमें आपका 30.2 ml है और 30.3 ml है, और उसके बीच में कहीं उसकी रीडिंग है। जैसे कि इस केस में आप देख सकते हो, मेनिस्कस को देखो जो कि एक राउंड शेप में होता है, तो आपकी जो वैल्यू है 32.2 और 30.3 के बीच में है। वो अलग बात है क्योंकि ये कलर्ड सॉल्यूशन है, तो आप इस केस में लोअर मेनिस्कस देख सकते हो। बट इन केस अगर ऑपरेटर को पता नहीं है और इसको डिजिटलाइज करता है तो इसका आंसर आपका 30.24 भी हो सकता है। अब ये जो 30.2 है ये तो सर्टेन है, लेकिन जो लास्ट 4 है वो आपका अनसर्टेन है, क्योंकि राउंड शेप में कुछ पता नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है राउंड शेप को लेके। तो 30.2 सर्टेन हो गया और 4 आपका अनसर्टेन हो गया। यही बात मैं सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में कहना चाहता था। नेक्स्ट है प्लेसमेंट ऑफ डेसिमल पॉइंट इन सिग्निफिकेंट फिगर। और डेसिमल पॉइंट का अपना क्या रोल है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट डिपेंड ऑन वेयर द डेसिमल पॉइंट इज प्लेस्ड, पर कहाँ पर है। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं 92,067 है, इसमें यहाँ पर कोई भी डेसिमल प्लेस नहीं है, लेकिन इसी नंबर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 92,067 माइक्रोमीटर। इसी नंबर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 9.2067 सेंटीमीटर एंड 0.92067 डेसीमीटर एंड 0.092067 मीटर। इन पांचों के पांचों केसेस में सिग्निफिकेंट फिगर आपके 5 ही रहेंगे। तो डेसिमल प्लेस चाहे इधर हो या उधर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर। तो आप यूनिट चेंज करो, अकॉर्डिंगली डेसिमल शिफ्ट होगा, बट सिग्निफिकेंट फिगर में कोई चेंज नहीं आएगा। साइंटिफिक नोटेशन एंड अवॉइडिंग एम्बिग्यूटी। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो मिसलीडिंग करते हैं थोड़ी सी, तो उसको अगर आप एक्सप्रेस ठीक से नहीं करोगे तब तो कंफर्म करेंगे तो एक्सप्रेस करना ज़्यादा सही है। जैसे कि एक नंबर आपके सामने 9,36,600। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर जितनी को कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आपके पास सॉल्यूशन है कि आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दो। अब कन्वर्ट करने का दो तरीके हो सकते हैं। अगर आपने फॉर एग्जांपल किया 9.3660 इंटू 10⁵, तो इस केस में अब 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने इसको लिख दिया 9.366 इंटू 10⁵, तो अब इसमें 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। तो अगर कोई भी नंबर मिसलीड करता है तो बेटर है इसको कन्वर्ट कर लो साइंटिफिक नोटेशन में, और साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के बाद ही कुछ कंक्लूजन निकलता है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होना चाहिए। रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशन। पहला है आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो आंसर एडिशन या सब्ट्रैक्शन का जब आप रिपोर्ट करेंगे तो आपको क्या देखना है, द आंसर शुड हैव सेम डेसिमल प्लेस एज द लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट। जो भी लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट है जिसमें आपके डेसिमल प्लेसेस के बाद डिजिट हैं, उतने ही डेसिमल प्लेस तक आपको आंसर रिपोर्ट करना है। जैसे कि एक नंबर है 12.34 और एक नंबर है 0.056। जब आप इसको ऐड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 12.396 सेंटीमीटर। बट आप इसको रिपोर्ट कहाँ तक करना है, रिपोर्ट करने के लिए आपको देखना है इन दोनों नंबर में ज़्यादा कम प्रिसाइज कौन नोन है, और वो है 0.056। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा डेसिमल प्लेस तक रिपोर्टेड है, तो अनसर्टिनिटी इसमें ज़्यादा है। तो जितने डेसिमल पॉइंट तक ये रिपोर्टेड है उतने ही डेसिमल प्लेस पॉइंट तक आपको इसको आंसर रिपोर्ट करना है। तो इसका आंसर 12.396 सेंटीमीटर ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरा है आपका मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसका रूल क्या है, द आंसर शुड हैव सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एट द लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू। तो जब कभी भी आप मल्टीप्लिकेशन करें या डिवीजन करें तो जो भी आपका आंसर आएगा उसमें आपको ये देखना है कि मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में जिसमें भी नंबर में कम सिग्निफिकेंट फिगर हैं, आपका आंसर भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर में रिपोर्ट होगा। जैसे कि 4.56 इंटू 1.4, इसका आंसर आएगा कैलकुलेटर में 6.384। अब इसमें जो 1.4 है इसमें आपके सिग्निफिकेंट फिगर नंबर कम है जो कि है 2। तो आपको इसको राउंड ऑफ करना है, और राउंड ऑफ करके आपको जो आंसर रिपोर्ट करना है वो आपका 2 सिग्निफिकेंट फिगर से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इसलिए इसका आंसर हम रिपोर्ट करेंगे राउंडिंग ऑफ करके 6.4। नेक्स्ट है लॉग एंड एंटी लॉग। पहले लॉग की बात कर लेते हैं।
तो लॉग का रूल क्या कहता है, कीप एज मैनी डिजिट टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट एज देयर आर सिग्निफिकेंट फिगर इन द ओरिजिनल नंबर। इसको मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ आपको। जैसे कि लॉग 4.000 है, इस केस में आप क्या देखोगे कि जो आपका डेसिमल पॉइंट है उसके बाद आपके पास जो ज़ीरो है वो 3 है, ठीक है। और इस वजह से इस केस में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी वो 4 होंगी। तो रूल ये कहता है कि अगर जिस किसी का भी आप लॉग करेंगे उसमें जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, तो जब आप लॉग करें तो इसका आंसर रिपोर्ट करेंगे तो डेसिमल के बाद आपको उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर रिपोर्ट करना है। जैसे कि इस केस में लॉग 4.000 में आपके 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो डेसिमल के बाद आपको 4 डेसिमल प्लेस तक ही आपको आंसर रिपोर्ट करना है। तो आंसर हो जाएगा -4.3979। अब बात करते हैं एंटी लॉग की। एंटी लॉग क्या कहता है, कीप एज मैनी डिजिट एज देयर आर डिजिट टू राइट ऑफ द डेसिमल प्लेस इन द ओरिजिनल नंबर। जैसे कि इस केस में आपको एंटी लॉग करना है 12.5 का। इसमें सिर्फ एक सिंगल डेसिमल पॉइंट पे आंसर रिपोर्टेड है जो कि है 5 तक, 0.5 है ना। तो आपको जो आंसर रिपोर्ट करेंगे उसमें सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा, यानी कि 3 × 10⁻12। ओके, अब हम राउंडिंग ऑफ को भी देख लेते हैं। राउंडिंग ऑफ के क्या रूल हैं। इफ़ द डिजिट इज ग्रेटर देन 5, अगर नंबर 5 से बड़ा है, राउंडिंग ऑफ टू नेक्स्ट हायर लेवल। और अगर 5 से कम है तो लास्ट सिग्निफिकेंट नंबर को एज सच छोड़ दो, कुछ भी चेंज नहीं करना। जैसे कि एग्जांपल को आप समझो 9.47, इसमें जो 7 है वो आपका 5 से बड़ा है, तो जो प्रीवियस नंबर है उसमें आप एक इंक्रीमेंट दे दो। तो 9.47 को राउंडिंग ऑफ किया 9.5। लेकिन अगर आपका नंबर है 9.43, अब 3 5 से कम है, तो 5 से कम है तो इसका मतलब इसका जो प्रीवियस नंबर है उसको ऐसा छोड़ दो, तो आंसर आपका आंसर हो जाएगा 9.4। अब कुछ स्पेशल केस देख लेते हैं। अगर नंबर लास्ट वाला ही 5 है तब आप क्या करोगे, तब आप इवन नंबर रूल यूज़ करो। इवन नंबर रूल क्या होता है, इसमें आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ आपको। जैसे कि फॉर एग्जांपल नंबर है 8.65। अब 8.65 में जो 6 है वो ऑलरेडी इवन है, तो आप आंसर यहीं छोड़ दो 8.6। नेक्स्ट नंबर है 8.75। अब 75 में जो 7 है उसका जो नियरेस्ट नंबर है वो 8 है, इवन नंबर वो 8 है, और 6 सेकंड नंबर पे आएगा। तो क्योंकि नियरेस्ट 8 है तो आपका आंसर 8.8 हो जाएगा। सिमिलरली 8.55, इसमें जो प्रीवियस नंबर है 5 है, 5 के क्लोज इवन डिजिट है 6, तो आपका आंसर हो जाएगा 8.6। नेक्स्ट है डिटरमिनेंट एरर। बेसिकली एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन से ही एरर्स निकलते हैं, और जो एरर्स आते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है डिटरमिनेंट एरर, एक होता है इनडिटरमिनेंट एरर। तो पहले बात कर लेते हैं डिटरमिनेंट एरर की। डिटरमिनेंट एरर और सिस्टमेटिक एरर जो होते हैं वो डिटरमिनेबल होते हैं, जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बता सकते हैं, और जिसको हम अवॉइड या करेक्ट भी कर सकते हैं। ये आपके कांस्टेंट एरर भी हो सकते हैं और वेरिएबल भी हो सकते हैं। अब कांस्टेंट एरर का मतलब क्या है कि मान लो आपके पास एक पिपेट है जो कि अनकैलिब्रेटेड है। अनकैलिब्रेटेड का मतलब क्या है कि आपके पास जो पिपेट जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से आई है वो 10.0 ml की है, लेकिन पिपेट हो गई पुरानी, उसकी टिप्स थोड़ी सी घिस गई। अब क्या हुआ, जो 10 ml था वो एक्चुअली 9.95 ml है। तो हर बार आप पिपेट आउट करोगे 10 ml, बट एक्चुअली वो होगा 9.95 ml। तो हर बार एक कांस्टेंट एरर होगी 0.05 ml की। दूसरा डिटरमिनेंट एरर आपका वेरिएबल भी हो सकता है। जैसे कि आप इस एग्जांपल को समझो, एक ब्यूरेट है आपके पास, और जो ब्यूरेट है वो आपकी 50 ml की है, लेकिन ब्यूरेट हो गई पुरानी, या मे बी जिस टाइम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने इसको बनाया था उस टाइम जो कैलिब्रेशन थी, और आज जब इसकी कैलिब्रेशन है काफ़ी महीने यूज़ करने के बाद उसमें थोड़ा सा चेंज आ गया। जैसे कि 1 ml इक्वलेंट हो गया 0.9 ml की। तो हर एक ml पे आपको 0.01 ml का एरर दिखाई देगा। तो जितनी भी एरर है वो वॉल्यूम के साथ इंक्रीज़ करेगी। मान लो आपने फॉर एग्जांपल 10 ml NaOH पिपेट आउट किया, सॉरी ब्यूरेट से यूज़ किया, कंज्यूम किया, और क्योंकि 0.01 ml पर ml एरर है, तो आपका आंसर हो जाएगा 10.0 माइनस 10 × 0.01 इक्वल टू 9.9 ml। एक्चुअली आपने जो वॉल्यूम यूटिलाइज़ किया था, जिसको आपने नोट किया रीडिंग से ब्यूरेट की, वो 10 ml था, बट एक्चुअल केस में वो 9.9 ml ही होगा।
अगर आप इसको वॉल्यूम 20 ml यूज़ करते हैं तो एरर हो जाती 0.2 ml, क्योंकि आंसर होता है आपका 19.8 ml, तो एरर होती 0.2 ml की। तो ये वेरिएबल एरर है जो कि वॉल्यूम कितना यूटिलाइज किया अकॉर्डिंगली इसकी वैल्यू चेंज होती है। सिस्टमेटिक एरर को हम फर्दर दूसरे तरीके से क्लासीफाई भी कर सकते हैं, और वो है 3 तरह के। पहला आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर, जो कि बेसिकली इंस्ट्रूमेंट की तरफ से आया है। ऑल्दो इसको आप सिस्टमेटिकली स्टडी कर सकते हो और इसको कैलिब्रेट करके ठीक भी कर सकते हो, बट ये इंस्ट्रूमेंट की तरफ से प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल पिपेट, ब्यूरेट, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, जिसका वॉल्यूम थोड़ा सा अलग आ रहा है किसी भी वजह से, और ये जो एरर है ये आपकी इंस्ट्रूमेंटल एरर है। और ये कैसे हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल जो ग्लासवेयर हैं, जब आप इसको हीट करते हो, आप बहुत ज़्यादा हीट करते हो, तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की वजह से इट कैन एक्सपेंड, और जब ये एक्सपेंड करेंगे तो इसका जो कैलिब्रेशन है उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है, क्योंकि इसका शेप डिफॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट है आपका मेथड एरर, जो कि बेसिकली जो भी आपका केमिकल या फिजिकल बिहेवियर है किसी भी रिएजेंट का, रिएक्शन का, चाहे वो रिएक्टेंट की कोई भी स्पीशीज़ हो, उसमें कोई चेंज होता है किसी भी तरह का, तो उसकी वजह से मेथड एरर आ सकती है। अब ये चेंज किस तरह का हो सकता है, मान लीजिए रिएक्शन स्लो हो गई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोपगेशन, या रिएक्शन इनकम्प्लीट है, या कोई एक रिएक्टेंट स्पीशीज़ या प्रोडक्ट की साइड की कोई स्पीशीज़ इनस्टेबल है, या साइड बाय साइड कोई साइमल्टेनियसली साइड रिएक्शन हो गई, तो जिसकी वजह से एक एरर आ सकती है आपके आंसर में। तो इस तरह की जो एरर है वो आपकी मेथड एरर्स के अंदर आएगी। फॉर एग्जांपल आपने टाइट्रेशन की एक पोटेशियम परमैंगनेट की ऑक्सैलिक एसिड के साथ, और आपने हीट ठीक से नहीं किया ऑक्सैलिक एसिड को, सॉल्यूशन को, तो आपको एक प्रीमेच्योर एंड पॉइंट दिखाई देगा, जो कि एंड पॉइंट और इक्वल पॉइंट से आंसर दोनों अलग अलग होंगे। और ये जो एरर है ये आपकी मेथड एरर्स के अंदर आएगी। नेक्स्ट है आपका पर्सनल एरर, जो बेसिकली पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है, और जैसे जैसे ऑपरेटर का एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, पर्सनल एरर इसके एक्सपीरियंस के हिसाब से कम भी होती चली जाती है। फॉर एग्जांपल आपके पास अपने एक ब्यूरेट से लिक्विड मेज़र करना है, जैसे कि सामने आपके देख सकते हैं एक ब्यूरेट है और मेज़र करना है आपको, तो डिपेंड करता है कि वो आपका ब्यूरेट में जो सॉल्यूशन है वो कलर्ड है या कलरलेस है, इसके अकॉर्डिंगली आप लोअर मेनिस्कस या अपर मेनिस्कस देखते हैं। तो अगर ऑपरेटर नया है, इमेच्योर है और नॉलेज कम है, तो हो सकता है वो उसको मेज़र करे अपर मेनिस्कस और रिपोर्ट करे 19.8, और हो सकता है वो लोअर मेनिस्कस मेज़र करे और इसके अकॉर्डिंगली रिपोर्ट करे 20.0, और हो सकता है वो इसका कुछ एवरेज आउट कर दे और रिपोर्ट करे 19.9। तो ये जो एरर है ये बेसिकली पर्सनल एरर है, इनएक्सपीरियंस होने की वजह से ऑपरेटर के। नेक्स्ट है आपका इनडिटरमिनेट एरर, मतलब वो एरर जिसको मैं डिटरमिन नहीं कर सकता, कैलकुलेट नहीं कर सकता, ये रैंडम एरर है, और ये अपना आप में एक एक्सपेरिमेंटल अनसर्टेनिटी है, जिसमें किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं कर सकते आप किसी मेथड के थ्रू या एक्सपीरियंस होने के साथ। इसमें ये एरर एक जेन्युइन एरर है, ये हमेशा रहेगी, ऑल्दो इसकी वैल्यू काफ़ी कम होती है, बट हमेशा होती है, क्योंकि ऑपरेटर बिल्कुल आइडियली सेम कंडीशन रखेगा, सेम एक्सपेरिमेंट करेगा, लेकिन हर बार आंसर अलग अलग आएगा, काफ़ी क्लोज होगा बट आंसर अलग ही आएगा। तो इनडिटरमिनेट एरर को बेसिकली हम प्रिसीजन में कंसिडर करते हैं, और डिटरमिनेट एरर को हम बेसिकली एक्यूरेसी के टर्म में कंसिडर करते हैं। आप जो देख सकते हैं जो इस ग्राफ में कि इनडिटरमिनेट एरर एक नॉर्मल या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करती है। फॉर एग्जांपल जो म्यू या मीन वैल्यू है वो सेंटर में डैशेस लाइन से एक वर्टिकल वाइट लाइन से ड्रॉ किया हुआ है। अब कई बार वेट ज़्यादा आएगा, कई बार वेट कम आएगा, तो म्यू माइनस सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस और माइनस, तो 34.1% जो रिजल्ट है विद इन 1 लिमिट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है, एंड 34.1 प्लस 13.6 ये आपका आंसर हो जाएगा 47.7। तो 47.7% रिजल्ट आपके स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 के रेंज में आएगा, कुछ प्लस होंगे कुछ माइनस होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक नमकीन का पैकेट है जिसको वेट करना है 16.5 ग्राम, तो कभी वो वे करेगा 16.5 ग्राम वे करना है, कभी वो वे करेगा 16.45, कभी वो वे करेगा 16.5 ग्राम। हर बार एक्यूरेटली मेज़र नहीं कर सकता वो कोई भी मशीन। तो ये एरर बेसिकली कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन में कुछ नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो ये अलाइनमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है
जो कि इनडिटर्मिनेट है, ऑल्दो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो काफ़ी कम है। फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री है और इसको डेट को मेज़र करना है 500 किलोग्राम का बॉक्स में, 500 ग्राम के बॉक्स में। अब डेट का जो साइज़ है वो थोड़ा वेरी करता है, उसका मॉइस्चर कंटेंट भी वेरी करता है। तो अगर मान लो उसने एक वेट किया 492 ग्राम, जो कि लेस देन 500 है, तो उसने इसको 500 राउंड ऑफ करने के लिए एक जैसे ही एक डेट ऐड किया तो वेट हो गया 503 ग्राम। और हो सकता है उसके पास जो उसने मेज़र किया वो आया 491 ग्राम, और जैसे ही इसने एक फर्दर डेट ऐड की वेट आया 499 ग्राम। अब उसमें फर्दर ऐड करेगा तो 511 से ऊपर हो सकता है क्रॉस कर जाए, इसलिए वो वहीं रुक जाएगा। तो 499 लेस देन 500 है, सिर्फ 1 की वैल्यू कम है, बट इट्स ओके। तो इस तरह की जो एरर होगी वो आपकी इनडिटर्मिनेट एरर के अंदर काउंट होगी। तो आई एंड दिस वीडियो हेयर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।